हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का। कैसे हैं आप सभी? आशा करता हूँ बहुत अच्छे होंगे, अच्छे तरीके से पढ़ाई कर रहे होंगे, मस्त तरीके से रह रहे होंगे। तो दोस्तों आज हम बात करने वाले हैं उत्तराखंड करंट अफेयर की ग्रीन टर्न बुक का भाग 2। हम लोगों ने ग्रीन टर्न का भाग पहला देख लिया है, उसमें हम लोगों ने महत्वपूर्ण क्वेश्चन को डिस्कस किया था जो कि उत्तराखंड के करंट अफेयर से संबंधित थे। इसमें हम उत्तराखंड करंट अफेयर के सेकंड पार्ट को डिस्कस करेंगे। जैसे कि आपको पता है उत्तराखंड करंट अफेयर में दो बुक महत्वपूर्ण हैं। जैसे अगर हम बात करें पहली भिनसर ईयर बुक सीरीज, जिसमें हम लोगों ने 10 से 12 क्लास कर ली हैं। अगर आप लोगों ने नहीं देखी है तो देख लेना, वहाँ से भी आपके एग्जाम में क्वेश्चन पूछे जाएंगे। अब हम बात कर रहे हैं ग्रीन टर्न बुक की। इसमें हम लोगों ने अभी ये सेकेंड क्लास है जो कि मैं करा रहा हूँ आप लोगों को। तो ये क्लास आने वाले फॉरेस्ट गार्ड हो, चाहे RO हो, और जितने भी एग्जाम UKPSC या फिर UKSSC के हो सकते हैं, उनके लिए ये क्लास बेहद इंपॉर्टेंट रहने वाली है। तो चलिए वीडियो को हम शुरू करते हैं। और फॉरेस्ट गार्ड का पेपर 9 अप्रैल को है। एडमिट कार्ड आ चुका है, आप लोगों ने एडमिट कार्ड डाउनलोड करके अच्छे तरीके से आप लोग अब रिवीजन कर रहे होंगे, ऐसी आप लोगों से मैं उम्मीद कर सकता हूं। और जितना भी आप लोगों ने अभी तक पढ़ रखा है उसको मल्टी टाइम रिवीजन करने की कोशिश करें। अंतिम समय में है तो इसलिए कोई भी ऐसी नई चीज़ ज़्यादा ना पढ़ें। जो चीज़ आप लोगों ने अभी तक पढ़ रखी है उसी चीज़ को ज़्यादा फोकस करें और टेंशन ना लें, माइंड को बिल्कुल फ्री रखें। जो होगा अच्छा होगा। और अगर आप लोगों ने मेहनत अच्छे से कर रखी है तो डेफिनेटली एग्ज़ाम के दिन भी बहुत अच्छा होगा। लेकिन हमारा माइंड ये होता है कि हम बहुत सारी चीज़ें सोचने लग जाते हैं कि क्वेश्चन हार्ड आएगा, सरल आएगा, या फिर पेपर लीक वगैरह, ये सारी चीज़ें हमारे माइंड में घूमती रहती है। या फिर हमारे पर्सनल चीज़ें भी माइंड में डिस्ट्रैक्ट पैदा करने लग जाती हैं। बहुत सारी ज़िंदगी की चीज़ें होती हैं जो हमारे माइंड को डिस्ट्रैक्ट करती हैं, लेकिन उन चीज़ों को ध्यान में अभी नहीं रखना है फ़िलहाल कुछ दिनों के लिए, और अपने माइंड को बिल्कुल शांत रखना है। जब आपका माइंड शांत होगा तब पढ़ाई में ज़्यादा फोकस लगेगा, और जितना ज़्यादा पढ़ाई में फोकस आप कर पाएंगे उतना ज़्यादा आपका एग्ज़ाम में सिलेक्शन होने की चांस बनते हैं। तो आप लोगों को इसी उम्मीद के साथ कि आप बेस्ट अपना दे रहे होंगे, 100% देने की कोशिश कर रहे होंगे। तो चलिए हम वीडियो को शुरू करते हैं। और इस क्लास में हम डिस्कस करने वाले महत्वपूर्ण करंट अफेयर। दोस्तों अगर हम करंट अफेयर की आज की शुरुआत करें तो हेडिंग आप लोग लिख लेना, उत्तराखंड गौरव सम्मान की। तो गौरव सम्मान अभी क्वेश्चन पूछा गया था एक, ठीक है। गौरव सम्मान, तो गौरव सम्मान की शुरुआत कब से होती है दोस्तों? तो ये इसकी शुरुआत होती है 2021 से। और 2021 में 9 नवंबर, जिस दिन हमारे राज्य का गठन होता है, स्थापना दिवस, उस दिन पुष्कर सिंह धामी के द्वारा यहाँ पर घोषणा की जाती है 2021 में। तो आप लोगों को यहाँ पर दो चीज़ें ध्यान में रखनी है, 2021 की भी याद करने हैं आपको और 2022 की भी। 2021 के इसलिए इम्पोर्टेंट है क्योंकि ये पहली बार दिया गया है, और कोई भी चीज़ अगर इतिहास में पहली बार होती है तो दोस्तों वो बिल्कुल ऐतिहासिक चीज़ बन जाती है, उसको तो हमें याद करना ही पड़ता है ना। तो इसलिए 2021 और 2022 दोनों याद करने हैं। 2022 इसलिए क्योंकि ये करंट का टॉपिक बन जाएगा। अगर हम बात करेंगे 2021 में ये गौरव सम्मान किनको दिए गए हैं, तो 5 लोगों को ये दिए गए थे, और अभी भी ये 5 लोगों को दिए गए हैं, यानी कि अभी तक कुल 10 लोगों को ये सम्मान प्राप्त हो चुका है। पहली बार की अगर हम बात करेंगे तो पहले व्यक्ति थे नारायण दत्त तिवारी। नारायण दत्त तिवारी, और ये उत्तराखंड के पूर्व CM हैं। मरणोपरांत इनको ये सम्मान दिया गया है, ये बात आप लोगों को ध्यान में रखनी है। दूसरे व्यक्ति कौन हैं? नरेंद्र सिंह नेगी, लोक गायक हैं नरेंद्र सिंह नेगी। आप लोगों को इनका क्षेत्र भी याद करना है। तो नरेंद्र सिंह नेगी का संबंध किससे है? लोक गायिका से है ये। तीसरे व्यक्ति हैं जिनको ये मिला है अनिल जोशी, और अनिल जोशी का संबंध पर्यावरणविद से है दोस्तों। चौथे हैं हमारे बछेंद्री पाल। बछेंद्री पाल, इनको तो हर कोई जानता है बछेंद्री पाल को। और हमारे 5वें व्यक्ति हैं जिनको ये सम्मान मिला है रस्किन बॉन्ड। रस्किन बॉन्ड, ठीक है, साहित्यकार। तो 5 लोगों के नाम आप लोगों को 2021 के ध्यान में रखने हैं। अगर हम 2022 की बात करेंगे तो यहाँ पर जो नाम आते हैं दोस्तों, सबसे पहले अगर हम बात करेंगे तो जनरल विपिन रावत जी हैं। इनको ये मरणोपरांत सम्मान है जो कि मिला है। और आप लोगों को ये ध्यान में रखना है कि ये पहले CDS हैं हमारे देश के,
तो इसलिए भी ये इम्पोर्टेंट हो जाते हैं। दूसरे व्यक्ति हैं अजीत डोभाल जी, अजीत डोभाल। और ये अजीत डोभाल कौन है? हमारे देश के राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार हैं, तो ये आप लोगों को ध्यान में रखना है। तीसरे व्यक्ति हैं वीरेन डंगवाल, वीरेन डंगवाल। और ये कौन है? पत्रकार हैं, इनका नाम भी आप लोगों को ध्यान में रखना है। और चौथे हैं प्रसून जोशी, भारतीय फिल्म सेंसर बोर्ड के अध्यक्ष हैं, ये लिख लेना, भारतीय फिल्म सेंसर बोर्ड के अध्यक्ष, ये आप लोग लिख लेना। और एक और व्यक्ति हैं जिनको ये सम्मान मिला है, उनका नाम है दोस्तों हमारे गिरदा जी, गिरीश तिवारी, जिनको हम उपनाम गिरदा के नाम से जानते हैं। तो ये 5 के 5 नाम आप लोगों को ध्यान में रखने हैं। तो इस टाइप के क्वेश्चन आप लोगों से पूछे जा सकते हैं, इंपॉर्टेंट रहेंगे गौरव सम्मान। इसके बाद हम नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलेंगे। देखो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, दूसरा क्वेश्चन, उत्तराखंड में मछली उत्पादन, मछली उत्पादक शीर्ष 3 राज्य कौन है? शीर्ष 3 जिले, सॉरी राज्य नहीं, 3 जिले जहां पर मछली का उत्पादन सबसे सर्वाधिक मात्रा में होता है। तो पहला जिला है यूएस नगर, उधम सिंह नगर, दूसरा है हरिद्वार और तीसरा है देहरादून। दोस्तों ये 3 जिले हैं हमारे उत्तराखंड में जहां पर मछली का उत्पादन सबसे ज़्यादा होता है। तो अगर आप लोगों से पूछा जाएगा सर्वाधिक कहां पर होता है, तो उधम सिंह नगर हो जाएगा, दूसरे नंबर पर हरिद्वार और तीसरे नंबर पर देहरादून। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अब हम बात करेंगे तीसरा क्वेश्चन क्या कह रहा है, देखो बर्ड वॉचिंग टेल, बर्ड वॉचिंग टेल के रूप में किसको विकसित किया जा रहा है? के रूप में किसे विकसित किया जा रहा है? तो इसका आंसर हो जाएगा दोस्तों एबॉट माउंट, एबॉट माउंट। एबॉट माउंट को बर्ड वॉचिंग टेल के रूप में विकसित किया जा रहा है पर्यटन क्षेत्र के विकास के लिए। क्यों किया जा रहा है? क्योंकि यहाँ पर पर्यटन को बढ़ावा दिया जा रहा है, इसलिए जो एबॉट माउंट है उसको बर्ड वॉचिंग टेल के रूप में विकसित किया जा रहा है। और ये कहाँ पर है एबॉट माउंट? तो ये चंपावत में आप लोगों को ध्यान में रखना है। चंपावत में ये स्थित है, काली नदी के किनारे, यहाँ पर काली नदी है। तो इस क्षेत्र को पर्यटन क्षेत्र के विकास के लिए विकसित किया जा रहा है, ये आप लोगों को ध्यान में रखना है। और ये जो एबॉट माउंट है इसकी स्थापना एक अंग्रेज व्यक्ति थे, उन्हीं के नाम पर, एबॉट उनका नाम था, उनके नाम पर इस माउंट का नाम रखा गया है, पहाड़ी का नाम। तो ये भी आप लोगों को ध्यान में रखना है, ठीक है। तो हैरोल्ड माउंट इनका, हैरोल्ड एबॉट इनका नाम था, जिनके नाम पर इस माउंट का नाम रखा गया है। चौथा है हमारा क्वेश्चन समर्थ ई गवर्नेंस, ठीक है। समर्थ ई गवर्नेंस पोर्टल, आप लोगों से पोर्टल बहुत बार पूछे जाते हैं, और ये पोर्टल किसके द्वारा विकसित किया गया है? या फिर आप लोगों से ये कहा जा सकता है समर्थ ई गवर्नेंस पोर्टल का संबंध किससे है? तो ये उत्तराखंड के द्वारा लॉन्च किया गया है, उत्तराखंड सरकार के द्वारा, ठीक है। तो ये किस क्षेत्र के लिए या फिर इसका काम क्या होगा? तो आप लोगों को ध्यान में रखना है यहां पर उच्च शिक्षा में व्यापक सुधार के लिए, हमारे हाई एजुकेशन में डेवलप करने के लिए, उसको इम्प्रूव करने के लिए समर्थ ई गवर्नेंस पोर्टल का शुभारंभ उत्तराखंड सरकार के द्वारा किया गया है। आप लोगों से पूछा जा सकता है वर्तमान में उच्च शिक्षा मंत्री कौन है? तो धन सिंह रावत जी हैं। उच्च शिक्षा मंत्री कौन है दोस्तों?
तो इनका नाम आप लोगों को ध्यान में रखना है। धन सिंह रावत अभी उत्तराखंड के उच्च शिक्षा मंत्री हैं, ये आप लोगों को ध्यान में रखना है। बढ़ेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। पांचवा क्वेश्चन आपके सामने अब हम डिस्कस करेंगे। हम बात करेंगे दोस्तों लेफ्टिनेंट जनरल अनिल चौहान की। ठीक है, अनिल चौहान जी की हम बात करेंगे। और ये कौन है? लेफ्टिनेंट जनरल अनिल चौहान जी की अगर हम बात करें तो ये सीडीएस हैं हमारे देश के, और सेकंड नंबर के, दूसरे नंबर के, ये आप सभी को पता होगा। ठीक है, ये सभी को पता है, लेकिन यहाँ पर क्वेश्चन ये है कि ये किस जिले से हैं उत्तराखंड के। तो उत्तराखंड में ये पौड़ी गढ़वाल जिले से संबंध रखते हैं, इनका मूल निवास पौड़ी गढ़वाल है, ये आप लोगों को ध्यान में रखना है। ठीक है, पहले जो सीडीएस थे जनरल बिपिन रावत जी, उनका संबंध भी उत्तराखंड के पौड़ी गढ़वाल से था, और इनका संबंध भी उत्तराखंड के पौड़ी गढ़वाल जिले से ही है। तो अगला क्वेश्चन आप लोगों के सामने है, छठा क्वेश्चन। और छठा क्वेश्चन क्या कह रहा है? भारत की पहली व्यावसायिक एसएसए वेधशाला कहाँ पर स्थापित की जा रही है? तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा, ये भारत की पहली व्यावसायिक एसएसए वेधशाला है। ये एसएसए क्या होता है इसको अभी मैं समझाऊंगा। फिलहाल आप लोग इस बात को नोट डाउन करें कि ये कहाँ पर स्थापित की गई है। तो गढ़वाल में स्थापित की गई है, और उत्तराखंड के गढ़वाल में। अब मैंने इस चीज़ को बहुत बार गूगल में सर्च करने की कोशिश की, और ये जो बुक है उसमें भी इस बात को नहीं लिखा गया है कि किस जिले में है, उसमें सिर्फ ये लिखा है कि गढ़वाल क्षेत्र उत्तराखंड। मैंने गूगल में भी सर्च करने की कोशिश की, वहाँ पर भी मुझे इस क्वेश्चन का आंसर नहीं मिला कि गढ़वाल में किस जिले में इसको स्थापित किया जा रहा है। तो ये आप लोगों को अगर पता है, आप लोग कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं कि किस जिले में। अगर हम बात करेंगे गढ़वाल क्षेत्र की, तो यहाँ पर ये इसको विकसित किया जा रहा है। अब हम बात करेंगे ये है क्या। ठीक है, ये है क्या? इसका फुल फॉर्म है स्पेस सिचुएशनल अवेयरनेस। स्पेस सिचुएशनल अवेयरनेस। अब वेधशाला क्या होती है दोस्तों? जैसे कि अगर हम धरती की बात करें, ये हमारी पृथ्वी है, और पृथ्वी में अगर हम यहाँ पर हैं अगर, तो यहाँ पर उत्तराखंड है। उत्तराखंड में ये वेधशाला स्थापित की गई है। और इसका काम क्या होगा? जैसे हम लोग सैटेलाइट भेजते हैं अंतरिक्ष में, ये अंतरिक्ष है मान लो, यहाँ पर सैटेलाइट है जो कि स्थापित किए गए हैं अनेक देशों के द्वारा, बहुत सारी सैटेलाइट। ठीक है, क्योंकि अंतरिक्ष आजकल क्या हो चुका है, हमारे आधुनिक युग में एक बहुत बड़ा क्षेत्र बन चुका है सैटेलाइट का। यहाँ पर सैटेलाइट है जो कि पृथ्वी का चक्कर लगा रहे हैं, और जैसे कि आप लोगों को पता होगा, कोई ना कोई चीज़ का एक उम्र होती है। ठीक है, कार्य करने की एक उम्र होती है। मशीन है सैटेलाइट भी, तो मशीन जब है तो उसके बाद ये काम करना बंद कर देगी, या फिर इसका फ्यूल है वो ख़त्म हो जाएगा, तो उसके बाद भी ये यहाँ पर तैरती रहती हैं, और तैरती रहती हैं तो यहाँ पर ये क्या बन जाती हैं? कचरा बन जाती हैं। जब ये काम करना बंद हो जाएंगी तो फिर ये कचरा के रूप में जानी जाती हैं, जिसको हम बोलते हैं ई कचरा, यानी कि ई वेस्ट। अब ये ई वेस्ट अभी अगर हम बात करेंगे अंतरिक्ष में, ये बहुत ज़्यादा बढ़ रहा है दिन प्रतिदिन। जैसे कि आप लोगों को पता है कि आज कल आधुनिक युग है जिसमें हम सैटेलाइट की बात करते हैं। अंतरिक्ष में हर कोई देश अपनी सैटेलाइट आए दिन भेज रहा है, तो इसलिए अंतरिक्ष में बहुत भीड़ बढ़ चुकी है सैटेलाइट की और ई कचरा की। तो यहाँ पर आप लोग देखेंगे कि जो ई कचरा है वो कहीं ना कहीं एक दूसरे सैटेलाइट से टकरा सकता है। जब टकरा सकता है, जो काम करने वाली सैटेलाइट है उसमें व्यवधान उत्पन्न हो जाएगा, डिस्टॉर्शन पैदा हो जाएगा, और वो सही जानकारी हमें नहीं दे पाएगा। इसलिए पृथ्वी के माध्यम से कुछ ऐसी वेधशालाएं हैं। अगर हम वेधशाला की बात करेंगे तो ये अंतरिक्ष में इनकी जानकारी लेगा, और ये 10 सेंटीमीटर छोटा आकार का भी कोई अगर टुकड़ा अंतरिक्ष में है, उसकी भी ये जानकारी हमारी पृथ्वी में देगा, और जिससे हमें ये पता चलेगा कि यार हमारी सैटेलाइट के आसपास कोई ऐसी चीज़ ना आ जाए जिससे कि हमारी सैटेलाइट में व्यवधान उत्पन्न हो जाए।
तो इस चीज़ को ऑब्जर्व करने के लिए एक ऑब्जर्वेटरी होती है, वेधशाला होती है, उसी की स्थापना उत्तराखंड में की गई है। और इस प्रकार आप लोग देखेंगे उत्तराखंड में एक नैनीताल में एरीज है, वहाँ पर भी लिक्विड मिरर टेलीस्कोप की स्थापना की गई है। उसका काम भी कुछ इसी तरीके से है, अभी हम उसको भी डिस्कस करेंगे और ये क्वेश्चन आप लोगों के एग्जाम के लिए बेहद इंपॉर्टेंट बन जाते हैं। तो ये आप लोगों को ध्यान में रखना है। और इसकी स्थापना किसके द्वारा की गई है? तो दिगंतारा के द्वारा इसकी स्थापना की गई है। ये एक संस्थान है, तो ये आप लोगों को ध्यान में रखना है दोस्तों। अब हम बात करेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन, 7वां क्वेश्चन है, और 7वें क्वेश्चन में हम बात करेंगे मोदी सर्किट की। अब ये मोदी सर्किट क्या है, इसके अगर हम बात करेंगे, अभी हाल ही में उत्तराखंड में 2019 में मोदी जी उत्तराखंड आए थे। और मोदी जी जब उत्तराखंड आए थे तो आप लोगों ने उनकी फ़ोटोज़ देखी होंगी, वीडियोज़ देखी होंगी समाचार में, और हम लोगों ने देखा था कि वो कहीं जंगल में घूम रहे हैं और सफारी में घूम रहे हैं। और उनके साथ एक प्रसिद्ध व्यक्ति थे जिनका नाम है जो मैन वर्सेस वाइल्ड के एक व्यक्ति हैं। उनके साथ मोदी जी ने कहाँ पर भ्रमण किया था, कहाँ पर वो घूमे थे? तो वो घूमे थे उत्तराखंड के एक नेशनल पार्क है जिसको हम बोलते हैं कॉर्बेट नेशनल पार्क। वहाँ पर उन्होंने सवारी की थी। इसलिए जहाँ पर जिस क्षेत्र में उन्होंने वहाँ पर भ्रमण किया था, उस क्षेत्र को पर्यटन क्षेत्र के लिए बढ़ावा देने के लिए, उस क्षेत्र को विकसित करने के लिए क्या किया जा रहा है, काम किया जा रहा है, जिसको हम मोदी सर्किट के नाम से जान रहे हैं। तो मोदी सर्किट आप लोगों को ध्यान में रखना है। तो मोदी सर्किट, अब ये मोदी सर्किट कहाँ पर है? तो आप लोगों को ध्यान में रखना है, कहाँ पर? कॉर्बेट टाइगर रिजर्व में इसको क्या किया जा रहा है, विकसित किया जा रहा है। पर्यटन क्षेत्र के लिए बहुत इंपॉर्टेंट हो जाएगा, क्योंकि जब यहाँ पर मोदी जी के नाम से कोई आएंगे तो फिर वो पर्यटन को क्या करेंगे, बढ़ावा देंगे। तो इस प्रकार उत्तराखंड में पर्यटन को बढ़ावा दिया जा रहा है, ये आप लोगों को ध्यान में रखना है। अब हम बात करेंगे उत्तराखंड पुलिस के द्वारा, 8वां क्वेश्चन हमारा रहेगा EFIR पोर्टल कहो या फिर एप्लीकेशन कहो। और EFIR का मतलब है, जैसे हम अगर कोई भी अपराध होता है तो पुलिस के पास जाते हैं FIR दर्ज कराने के लिए। तो अभी उत्तराखंड सरकार के द्वारा, देहरादून पुलिस के द्वारा क्या किया गया है, EFIR पोर्टल लॉन्च किया गया है, जिसके माध्यम से हम क्या कर सकते हैं, अपनी जो भी चीज़ें हैं उनको FIR अगर हमने करना है तो पोर्टल के माध्यम से हम कर सकते हैं घर में बैठे। तो ये आप लोगों को ध्यान में रखना है, EFIR पोर्टल उत्तराखंड सरकार के द्वारा यहाँ पर स्थापित किया गया है। अगर हम बात करेंगे अगले क्वेश्चन के लिए, उत्तराखंड का सर्वश्रेष्ठ आकांक्षी जिला, ये क्वेश्चन पूछा भी गया था मेरे ख्याल से पुलिस कांस्टेबल के एग्जाम में, बट आप लोगों को फिर भी ध्यान रखना है कि उत्तराखंड का सर्वश्रेष्ठ आकांक्षी जिला कौन सा है। बहुत से बच्चों ने नहीं पढ़ा होगा, तो हरिद्वार आप लोगों को ध्यान में रखना है। पहली रैंक है पूरे भारत में 112 जिलों में, ये आप लोगों को ध्यान में रखना है। और ये रैंकिंग किसके द्वारा जारी की गई है, ये नीति आयोग के द्वारा जारी की गई है। ये बात भी आप लोगों को ध्यान में रखनी है। आई होप इतना क्लियर हो चुका होगा। तो बढ़ेंगे आगे को, तब हम यहाँ पर अब बात करेंगे क्वेश्चन संख्या 10 की। 10वां क्वेश्चन क्या कह रहा है देखना, 10वां क्वेश्चन, तो 10वां क्वेश्चन ये कह रहा है कि एक संस्कृत भाषी गांव, एक संस्कृत भाषी गांव विकसित करने वाला राज्य। अब यहाँ पर थोड़ा सा और ऐड कर लो, प्रत्येक जिले में एक संस्कृत भाषी गांव विकसित करने वाला राज्य कौन है, तो ये उत्तराखंड आप लोगों को ध्यान में रखना है। संस्कृत को बढ़ावा देने के लिए जो भी चीज़ें संस्कृत में पाठ्यक्रम हमारी हैं और हमारे जो वेद पुराण हैं वो सभी संस्कृत में हैं, इसलिए संस्कृत को बढ़ावा देने के लिए, अपनी संस्कृति को बढ़ावा देने के लिए उत्तराखंड सरकार के द्वारा
हर एक जिले में एक गांव ऐसा विकसित किया जा रहा है जहां पर एक संस्कृत का टीचर जाएगा और टीचर क्या करेगा, पूरे गांव वासियों को संस्कृत के बारे में जानकारी देगा और उनको बोलना चालना सिखाएगा, संस्कृत की बेसिक नॉलेज देगा। तो ये आप लोगों को ध्यान में रखना है। इस तरह की जो घोषणा या फिर इस तरीके का कार्यक्रम किसके द्वारा चलाया गया है, उत्तराखंड सरकार के द्वारा। इसके अलावा आप लोगों को ये भी ध्यान में रखना है कि उत्तराखंड की द्वितीय राजभाषा क्या है। तो उत्तराखंड की द्वितीय राजभाषा क्या है, यहाँ पर संस्कृत। पहली राजभाषा उत्तराखंड की क्या है, हिंदी, और दूसरी है संस्कृत। और संस्कृत राजभाषा वाला राज्य कौन है, एकमात्र, और वो है हमारा उत्तराखंड। ये क्वेश्चन भी आप लोगों से बहुत बार पूछा जा सकता है। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ेंगे और नेक्स्ट क्वेश्चन है 11th क्वेश्चन, NEP न्यू एजुकेशन पॉलिसी, नई शिक्षा नीति। ये क्या है, नई शिक्षा नीति। अब नई शिक्षा नीति के बारे में वैसे मैंने करंट अफेयर में बहुत बार डिस्कशन कर रखा है आप लोगों के साथ, और फिर से एक बार आप लोगों को बता देना चाहता हूं कि उत्तराखंड ऐसा पहला राज्य है, नई शिक्षा नीति प्राथमिक स्तर पर, कहां पर, प्राथमिक स्तर, और प्राथमिक स्तर जहां पर हम बाल वाटिका की बात करते हैं, बाल वाटिका, तो प्राथमिक स्तर पर लागू करने वाला, स्तर पर लागू करने वाला पहला राज्य ये अपना उत्तराखंड हो जाएगा। इतनी बात है जो कि आप लोगों को ध्यान में रखनी है। और आप लोगों से ये भी पूछा जा सकता है कि नई शिक्षा नीति का जो ड्राफ्ट तैयार किया था वो किसकी अध्यक्षता में किया गया था। तो के कस्तूरी रंजन आप लोगों को ध्यान में रखना है, के कस्तूरी रंजन, इनकी एक समिति बैठी थी और उस समिति की सिफारिश पर भारत में नई शिक्षा नीति लागू की गई है। ये आप लोगों को ध्यान में रखना है दोस्तों। अगला क्वेश्चन आप लोगों के सामने रहेगा, विश्व का पहला, क्या, विश्व का पहला फर्स्ट लिक्विड मिरर टेलीस्कोप। अब ये तो आप लोगों को पता होगा क्योंकि ये क्वेश्चन पूछा गया है अभी हाल ही में। कहाँ पर स्थापित किया गया है, उत्तराखंड के देव स्थल में। और ये देव स्थल कहाँ पर है, ये है नैनीताल जिले में। और नैनीताल जिले में ये किसके द्वारा, एरीज के द्वारा। ये किसके द्वारा स्थापित किया गया दोस्तों, एरीज के द्वारा। एरीज क्या है, आर्यभट्ट प्रेक्षण विज्ञान शोध संस्थान है। आर्यभट्ट प्रेक्षण शोध संस्थान है एरीज, इसका फुल फॉर्म आप लोगों से पूछा जा सकता है। अब आप लोगों को ये ध्यान में रखना है कि ये किस देश की मदद से इसको स्थापित किया गया है। तो 5 देश हैं जिनकी सहायता से ये स्थापित किया गया है। क्योंकि क्वेश्चन अभी पूछा गया है तो अब थोड़ा सा अलग करके क्वेश्चन अगर पूछ लिया जाएगा तो यहाँ पर ये पूछा जाएगा कि 5 देश कौन कौन से हैं। तो पहला देश तो हो गया भारत, दूसरा हो गया बेल्जियम, भारत, बेल्जियम और कनाडा, पोलैंड और उज्बेकिस्तान। ये 5 देश हैं जिनकी मदद से ये लिक्विड मिरर टेलीस्कोप देवस्थल उत्तराखंड में स्थापित किया जा रहा है। तो ये इसका काम भी वही है जो अभी मैं आप लोगों को समझा रहा था, अंतरिक्ष वाला कॉन्सेप्ट, इसका काम भी कुछ वैसा ही है। अब अगर हम बात करेंगे एरीज की दोस्तों, तो इसकी स्थापना 1954 में होती है। एरीज की स्थापना की अगर हम बात कर लें 1954 में इसकी स्थापना वाराणसी में होती है और 1955 में इसको नैनीताल में शेर का डांडा, कहाँ पर, शेर का डांडा में स्थापित कर दिया जाता है। और फिर 1961 में इसको मनोरा की पहाड़ी पर, मनोरा पीक पर इसको स्थापित कर दिया जाता है। ये भी आप लोगों को ध्यान में रखना है, ठीक है। मनोरा पीक पहाड़ी, आप लोगों से ये भी पूछा जाता है बहुत बार कि शेर का डांडा पहाड़ियाँ कहाँ पर है, मनोरा पहाड़ी कहाँ पर है, तो ये नैनीताल में है। तो ये क्वेश्चन आप लोगों से बहुत बार पूछा जा सकता है।
अगला क्वेश्चन है बग्वाल मेले के बारे में अगर हम बात करेंगे। बग्वाल मेला ये इम्पोर्टेंट क्यों है? क्योंकि अभी 2022 में सीएम पुष्कर सिंह धामी जी के द्वारा बग्वाल मेले को राजकीय मेला घोषित किया गया है। इसको क्या किया गया है? राजकीय मेला घोषित किया गया है। ये मेला कहाँ पर लगता है? तो देवी धुरा में ये मेला लगता है। देवी धुरा चंपावत में ये मेला लगता है, माँ बाराही के मंदिर में। माँ बाराही का मंदिर आप लोगों को ध्यान में रखना है। ठीक है, तो इतनी बात है जो कि आप लोगों को ध्यान में रखनी है। अब हम बात करेंगे एक महत्वपूर्ण क्वेश्चन जो कि आपके एग्जाम के लिए इम्पोर्टेंट हो सकता है, और वो है संगीत नाटक अकादमी अवार्ड। क्या है क्वेश्चन? संगीत नाटक अकादमी अवार्ड। अब जैसे कि आप लोगों को पता ही है, नाम से ही पता चल रहा है कि संगीत नाटक जो भी कला के क्षेत्र में सराहनीय कार्य करेगा, महत्वपूर्ण कार्य करेगा, उसको ये अवार्ड दिया जाएगा। और उत्तराखंड के ये 2 व्यक्तियों को दिया गया है, ये आप लोगों को ध्यान में रखना है। और पहले व्यक्ति हैं हमारे नरेंद्र सिंह नेगी जी। नरेंद्र सिंह नेगी जी हैं। और दूसरे व्यक्ति हैं दीवान सिंह बजोली। दीवान सिंह बजेली। तो ये 2 व्यक्तियों के नाम आप लोगों को ध्यान में रखना है, इंपॉर्टेंट आपके एग्जाम के लिए रहेंगे। ठीक है, अगर हम बात करेंगे नरेंद्र सिंह नेगी जी का संबंध किस जिले से है, तो पौड़ी गढ़वाल से हैं ये। और अगर हम दीवान सिंह बजेली की बात करेंगे तो ये अल्मोड़ा के सोमेश्वर से हैं। तो इतनी बातें आप लोगों को ध्यान में रखनी है दोस्तों। ठीक है, तो ये दोनों क्या हैं? लोक कलाकार हैं, आप लोगों को ध्यान में रखना है। आप लोगों से ये भी पूछा जा सकता है, क्योंकि नरेंद्र सिंह नेगी जी थोड़े इम्पोर्टेंट बन जाएंगे हमारे एग्जाम के लिए। और इन्होंने शुरुआत किस गीत से की थी? तो गढ़वाली गीत माला आप लोगों को ध्यान में रखना है। गढ़वाली गीत माला, इससे इन्होंने शुरुआत की थी। और इनकी पहली एल्बम आप लोगों से पूछा जा सकता है, एल्बम तो बुरांस नाम से इनकी पहली एल्बम थी। ये बात भी आप लोगों को ध्यान में रखनी है। तो आज की क्लास में हम इतना ही डिस्कस करते हैं। नेक्स्ट क्लास में हम इस कारवा को और आगे को बढ़ाएंगे। ग्रीन टर्न बुक का हम भाग 3 की भी बात करेंगे, 4 की भी बात करेंगे, 5वें की भी। यानी कि आपके जो 9 तारीख को पेपर है तब तक हम बहुत कुछ है जो कि ग्रीन टर्न बुक का पढ़ लेंगे। और एक क्लास में ऐसी भी लाऊंगा जिसमें हम सिर्फ क्वेश्चन आंसर डिस्कस करेंगे PDF के माध्यम से। तो एग्जाम से पहले मैं आप लोगों को करा दूंगा। तो चिंता मत करना, बस आप लोग पढ़ते रहना, मस्त रहना, खुश रहना, टेंशन मत लेना। एग्जाम का समय है तो IPL में कम ध्यान देना, पढ़ाई में ज़्यादा ध्यान देना। ठीक है, तो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। थैंक यू सो मच।